लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था रिग्रेशन के थ्रू कैसे इम्प्यूटेशन करते हैं और रिग्रेशन से इम्प्यूटेशन पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने कुछ नॉइस ऐड करके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी रिग्रेशन में उसको हम लोगों ने क्या किया था, रिमूव किया था। ठीक है, आज हम लोग दूसरा इम्प्यूटेशन मेथड देखेंगे जो कि है क्या, KNN। ठीक है, के नियरेस्ट नेबर एग्जैक्टली एक क्लस्टरिंग टेक्निक है। अगर क्लस्टरिंग टेक्निक नहीं पता है तो कोई इशू नहीं है, हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले KNN काम कैसे करता है। ठीक है, KNN काम कैसे करता है पहले ये देखते हैं क्या है KNN और KNN कैसे काम करता है, फिर KNN के थ्रू इम्प्यूटेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो बेसिकली KNN स्टैंड फॉर के नियरेस्ट नेबर। ठीक है, के नियरेस्ट नेबर बेसिकली ये एक क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है। क्लस्टरिंग एल्गोरिदम इन द सेंस जब हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, जैसे हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स देखी, अभी तक कुछ प्रॉब्लम्स देखी हैं, जैसे रिग्रेशन प्रॉब्लम देखी, जैसे हाउस प्राइस प्रिडिक्शन हमें करना हुआ तो रिग्रेशन वहाँ अप्लाई करते हैं। कैट और इमेज की सॉरी कैट और डॉग की इमेज दो कैटेगरी में क्लासीफाई करनी है तो उसको क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमारे पास कुछ सेट ऑफ डेटा दिया गया है बट उसका लेबल नहीं दिया गया है, लेबल इन द सेंस अभी तक जैसे हम लोग के पास जो डेटा होता था, अगर सपोज कैट का फीचर है, कैट के इंस्टेंस है, तो उसमें हमें लास्ट में पता होता था कि ये कैट की इमेज है। तो फिर जब डॉग के फीचर यहाँ लिखे होते थे उसके बाद हमें कैटेगरी में जो लास्ट कॉलम होता था, वाई सेक्शन जो होता था, वहाँ हमें पता होता था कि ये पर्टिकुलर इमेज डॉग की है या कैट की है। ठीक है, बट कभी कभी डेटा ऐसा मिलता है जिसमें सिर्फ फीचर होते हैं, उसका लेबल नहीं पता होता। ठीक है, लेबल नहीं पता होता कि ये पर्टिकुलर फीचर किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, कि ये इमेज कैट की है कि डॉग की है, क्या है, कुछ कुछ नहीं पता होता। ठीक है, बस हमारे पास फीचर होते हैं और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर सेटोसा वाला अगर हम लोग सॉरी सेटोसा कह रहे हैं, आयरिश डेटा सेट अगर हम लोगों ने जो देखा था पिछली कुछ क्लासेस में, अगर उसमें जो कैटेगरीज हटा दी जाए, सब कैटेगरीज हटा दी जाए, मतलब कि ये फीचर मतलब अगर सेपल लाइन, सेपल विड्थ, पेटल लाइन, पेटल विड्थ अगर ये है तो उस केस में हमारा फ्लावर सेटोसा होगा, वर्जिनिका होगा या वर्सी कलर होगा। ठीक है, अगर ये हटा दिया जाए लास्ट कॉलम जिसमें बताते थे कि ये पर्टिकुलर फीचर इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब ऐसा डेटा सेट बन जाएगा जिसमें हम लोग रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन अप्लाई नहीं कर सकते। उस केस में हमें क्या अप्लाई करना होता है, क्लस्टरिंग परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, क्लस्टरिंग को कुछ इस तरीके से भी समझते हैं, अ, जैसे जब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ, अभी अभी वैसे कुछ किया भी नहीं है, वैसे स्क्रीन शेयर हम लोग कर देते हैं। अ, एक एग्जांपल और लेते हैं क्लस्टरिंग का। ठीक है, अ, जैसे हम लोग जो है जब इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं तो उस केस में इंजीनियरिंग में कोई एक स्ट्रीम का सिलेक्शन हम लोग करते हैं, है ना। कोई एक स्ट्रीम का सिलेक्शन करते हैं कि हम इस स्ट्रीम में पढ़ेंगे, हम इस स्ट्रीम में पढ़ेंगे, इस स्ट्रीम मतलब कंप्यूटर साइंस, CS, IT, कोई एक स्ट्रीम का सिलेक्शन करते हैं। पहले से किसी के पास लेबल नहीं होता है, कोई भी स्टूडेंट जाता है काउंसलिंग के लिए तो पहले से उसके पास लेबल नहीं होता है कि ये इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है या फिर ये कंप्यूटर साइंस, सॉरी इंजीनियरिंग का कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है या इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है या इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है। ऐसा कुछ लेबल उसके पास नहीं होता है, पहले से उसके पास कोई टैग नहीं होता है। तो वहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है, उसके फीचर के बेसिस पे, मतलब स्टूडेंट के मेंटल एबिलिटी के बेसिस पे स्टूडेंट को कैटेगराइज किया जाता है कि हाँ इसकी मेंटल एबिलिटी और इसका जो नेचर ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो कंप्यूटर साइंस की तरफ जाता है। ठीक है, मतलब जो उसका फीचर है, फीचर मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक फीचर हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज उसके जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स है। ठीक है, उन दो फीचर के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई कर देते हैं कि ये कंप्यूटर साइंस में जाएगा, ये CS में जाएगा, ये EC में जाएगा, ये इलेक्ट्रिकल में जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, तब जाके लेबल उसका डिफाइन करते हैं, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का लेबल डिफाइन करते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट
इस क्लास से बिलोंग करेगा, क्लास इन द सेंस कंप्यूटर क्लास से बिलोंग करेगा, या इलेक्ट्रिकल क्लास से बिलोंग करेगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लास से बिलोंग करेगा। तो मतलब क्या, पहले जो हमारे पास डेटा था उसमें सिर्फ और सिर्फ फीचर फीचर थे, उसमें कोई लेबलिंग नहीं थी। जो हमारे पास स्टूडेंट गए, जो काउंसलिंग के लिए बच्चे गए, वो बच्चों के पास कोई टैग नहीं था कि वो किस स्ट्रीम में जाएंगे। फिर उन्होंने कुछ एग्जाम दिया, मतलब जो भी एग्जाम दिया था उसमें जो रिजल्ट आया था उसके बेसिस पे वो काउंसलिंग करा रहे हैं। काउंसलिंग के साथ साथ इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी एक फीचर है, और उनके जो नंबर मिले हैं वो भी एक फीचर है। उन दो फीचर के बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों की कॉमन फीचर थे, मतलब जिन जिन बच्चों को कॉमन इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस में, उनको कंप्यूटर साइंस में भेज दिया। मतलब फीचर जिनके कॉमन हुए, फीचर इन द सेंस एरिया ऑफ इंटरेस्ट और नंबर, ठीक है। तो इन दोनों के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया, मतलब क्या, कॉमन फीचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। क्या किया गया, कॉमन फीचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया कि हाँ, कि ये जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं इनका इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस में, तो इनको कंप्यूटर साइंस में भेज दो। इनका इंटरेस्ट है इसी में, तो इनको इसी में भेज दो। इनका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिकल में है तो इलेक्ट्रिकल में भेज दो, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल है क्लस्टरिंग का। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज आपके पास आ, आ, एक एक टोकरी के अंदर सपोज एक बकेट है हमारे पास, ठीक है। सॉरी, एक बकेट है हमारे पास, इस बकेट में रैंडम कुछ फ्लावर डाल दिए गए, ठीक है, कुछ फ्लावर। अब शेप पे नहीं जाना है, बस समझना कि ये सब फ्लावर है, ठीक है। और इन फ्लावर के कुछ कलर थे, सपोज एक कलर था हमारा कुछ इस तरीके से, दूसरा कलर था सपोज हमारा कुछ ग्रीन तरीके से, और कुछ कलर हमारा ब्लू, ठीक है। रैंडम एक बकेट में हमारे पास कुछ फ्लावर पड़े हुए हैं, ठीक है, रैंडमली। अब आपको बोला जाए कि इनको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करो, मतलब तीन छोटी छोटी बकेट में रखो इसको। क्लासिफिकेशन इन लेमैन की बात करें कि इनको तीन अलग अलग बकेट में रखना है, ठीक है, तीन अलग अलग बकेट में रखना है। तो आप कैसे रखोगे, इन जनरल आपके माइंड में क्या आएगा? इन जनरल आपके माइंड में ये आएगा कि हमारे पास ये जो फ्लावर्स हैं इनके फीचर पहले देख लें क्या क्या फीचर है। तो अगर कोई एक इन जनरल जो आपका क्विक सेंस होगा, वो आप क्या करोगे कि कलर के बेसिस पे इनको क्या कर दोगे, टोकरी में डाल दोगे, ठीक है, बकेट में डाल दोगे। तो आप लोग क्या करोगे, ग्रीन कलर वालों को उठाओगे और ग्रीन कलर वाले में रख दोगे टोकरी को। जरूरी नहीं है टोकरी भी ग्रीन कलर की हो, किसी कलर की हो सकती है, ठीक है। बस एक हम लोग कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने जो ग्रीन कलर वाले थे वो एक बकेट में रख दिए, जो ऑरेंज थे उनको एक बकेट में रख दिया, और जो ब्लू होंगे उनको एक एक बकेट में, ठीक है। और ये आप लोगों ने कैसे किया, एक फीचर के बेसिस पे जो कि कॉमन था सब में, ठीक है। मतलब जो इस बकेट में उन सब के बीच में एक कॉमन फीचर है वो सब के सब ग्रीन कलर के हैं, ठीक है। इसी तरीके से इस बकेट में जितने भी फ्लावर हैं वो सारे क्या हैं, ऑरेंज है, और नीचे वाली बकेट में जितने भी फ्लावर हैं वो क्या है, ब्लू कलर के, ठीक है। तो आपने एक फीचर चूज किया जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया। पहले से इनके पास ये लेबल नहीं था कि ये इस पर्टिकुलर बकेट से बिलोंग करेंगे, मतलब अगर बकेट का नाम ए है ये, और इसका बी और इसका सी, तो ये नहीं लिखा था यहाँ पर जब वो ये सारे सैंपल थे, यहाँ पर नहीं लिखा था कि ये ए से बिलोंग करेगा, बी से बिलोंग करेगा, सी से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ फीचर होते हैं, और उन फीचर में हम लोग सिमिलैरिटी निकालते हैं, मतलब सॉरी, कुछ डेटा पॉइंट्स होंगे, उन डेटा पॉइंट्स के फीचर के बेसिस पे सिमिलैरिटी निकालते हैं। जैसे हमारे पास ये जो डेटा पॉइंट थे, मतलब जितने भी इस टोकरी में डेटा पॉइंट थे, ऑब्जेक्ट थे, उनके बीच में हम लोग सिमिलैरिटी खोजते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट सिमिलर है। और कैसे खोजेंगे कि सिमिलर है, फीचर के बेसिस पे। तो हमने यहाँ पर एक फीचर डिसाइड किया कि कलर के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। और भी तरीके हो सकते थे, हो सकता है ऑब्जेक्ट के साइज के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते थे। जैसे लगभग लगभग हमारे जो इन तीनों को तीन कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं कि एक
लार्ज साइज, मीडियम साइज और स्मॉल साइज। जैसे ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट का साइज मतलब लार्ज कैटेगरी में आएगा, ठीक है। उसी तरीके से मीडियम में आ जाएगा और कुछ स्मॉल में भी आ जाएंगे। ये भी एक फीचर हो सकता है, साइज भी एक फीचर हो सकता है, बट हमारा यहाँ दिमाग सिर्फ और सिर्फ कलर पे लगा तो हमने कलर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया। कुछ लोग शेप के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, किसका सर्कल टाइप का शेप है, ठीक है, या कुछ रैंडम शेप के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक ही फीचर है, कलर ही है, और भी बहुत सारे फीचर हैं जिनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, ठीक। अब ये डिपेंड करेगा कि आपके पास कितने फीचर अवेलेबल है। आपके पास सिर्फ कलर एक्सट्रैक्शन एल्गोरिदम था तो आपने कलर एक्सट्रैक्ट किया, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया। ऑब्जेक्ट का शेप डिटेक्शन एल्गोरिदम था आपके पास, तो ऑब्जेक्ट का शेप का डिटेक्शन एल्गोरिदम लगाया और शेप एक्सट्रैक्ट करके तब क्लासिफिकेशन कर दिया। ये डिपेंड करता है आपके पास फीचर क्या क्या है, जो फीचर होगा उसी बेस पे आप लोग क्लासिफिकेशन करोगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्लस्टरिंग। मतलब अगर हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स दिए गए हैं तो उन डेटा पॉइंट्स के फीचर के बेसिस पे उनको ग्रुप करना एक पर्टिकुलर क्लस्टर में। ये एक क्लस्टर है, ठीक है। क्लस्टर मतलब जहाँ पर एक जैसी चीजें होती हैं, ठीक है, जहाँ पर एक जैसी चीजें होती है उसको बोलते हैं क्लस्टर। तो यहाँ पर एक जैसी चीजें हैं जिनका कलर ग्रीन है, ठीक है। तो मतलब क्या कि किसी भी मतलब सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स को फीचर के बेसिस में कैटेगराइज करने को बोला जाता है क्लस्टरिंग, ठीक है। सेट ऑफ डेटा पॉइंट को फीचर के बेसिस पे कैटेगराइज करने को बोला जाता है क्लस्टरिंग। और ये एक अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम होता है, ठीक है, अनसुपरवाइज। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, सुपरवाइज क्या होता है, अनसुपरवाइज क्या होता है। अगर नहीं पता है तो अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ लो कि क्लस्टरिंग एल्गोरिदम अनसुपरवाइज होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सुपरविजन करने के लिए कुछ नहीं है। रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में हमारे पास एक सुपरवाइजर होता है, वो चेक करता रहता है कि इसका डेटा लेवल ये है, इसका डेटा लेवल ये है, इसका डेटा लेवल ये है, ठीक है। यहाँ पर कोई डेटा लेवल नहीं है तो सुपरवाइज करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्लस्टरिंग में सुपरवाइज करने के लिए कुछ है ही नहीं। बस फीचर है जो है, तो फीचर के बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। वहां पर हम लोग मेजर करते रहते थे, अगर ये है कैट कैटेगरी से बिलोंग करा तो उसको कैट का ही फीचर बताएंगे मॉडल को कि ये कैट का ही है। यहाँ पर क्या बताएंगे मॉडल को, कुछ नहीं बताएंगे, हमारे पास कुछ है ही नहीं, बस फीचर जो है वही हम मॉडल को दे सकते हैं। वहां पर हम फीचर भी देते थे मॉडल को और उसको बताते भी थे कि ये क्या है, कैट का फीचर है, ये क्या है, डॉग का फीचर है। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर ये फीचर है, ये नहीं बताएंगे कि ये बकेट 1 का फीचर है, ये बकेट 2 का, ये बकेट 3 का, कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या एक अनसुपरवाइज्ड मेथड, एक अनसुपरवाइज्ड प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। और जबकि एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर हमारे पास फीचर होता है और उसके करस्पॉन्डिंग लेबल होते हैं। तो हमें मॉडल को दोनों चीज बताते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक चीज बताते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा क्लस्टरिंग प्रोसेस। अब क्लस्टरिंग में कई सारे एल्गोरिदम होते हैं, उनमें से के नियरेस्ट, तो हाँ बोलो। क्या जो रहेगा वो लेबल रहेगा ना सुपरवाइज इसमें क्लस्टरिंग में, क्लियर नहीं और आवाज आ फिर रही है। लेबल डेटा फिट रहेगा। हाँ, लेबल्ड डेटा सेट रहेगा, लेकिन ये याद करने वाली चीज डेटा नहीं, है इसको वो लेबल। समझने वाली चीज है। जो हमारा क्लस्टरिंग एल्गोरिदम होगा वहां पर लेबल नहीं होगा, ठीक है। लेबल नहीं होगा, लेकिन इस चीज को मैक्सिमम लोग रटते हैं, मतलब बाय हार्ट चीजों को मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। इसको याद करने वाली चीज नहीं, समझने वाली चीज है कि अगर हम फीचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हमें लेबल की जरूरत ही क्यों पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, है ना। तो इसको मैक्सिमम लोग याद करते हैं कि जब इंटरव्यू क्वेश्चन आप लोग नेट पे सर्च करोगे तो वहां पर लिखा होता है, ठीक है, कि जो सुपरवाइज एल्गोरिदम्स होते हैं उनमें लेबल नहीं डिफाइन होता है, जो अनसुपरवाइज होते हैं उसमें, सॉरी सुपरवाइज होते हैं उनमें लेबल होता है, अनसुपरवाइज में लेबल नहीं होता है। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको क्या समझने की जरूरत है। वहां पर सुपरविजन हो रहा है, इस वजह से वहां पर लेबल है। यहाँ पर कोई सुपरविजन नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई भी लेबल नहीं, ठीक है। तो हाँ, हाँ हम लोग बात कर रहे थे कि क्लस्टरिंग के मतलब ये जो ग्रुपिंग हम लोग कर रहे हैं, क्लस्टरिंग कर रहे हैं, इसके बहुत सारे एल्गोरिदम प्रपोज्ड एल्गोरिदम है। उनमें से एक एल्गोरिदम है हमारा के नियरेस्ट नेबर, ठीक है। उसकी मदद से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लस्टरिंग परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे देखते हैं।
देखते हैं कैसे करेंगे। जो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। हम क्या करेंगे, सबके फीचर को पहले एक्स और वाई एक्सेस पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एक्स और वाई एक्सेस पे ड्रॉ कर देंगे। फीचर हमारे पास यहाँ पर क्या है, कलर हम लेके चलते हैं। ठीक है, कलर लेके चलते हैं। इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं एक्स एक्सिस में हम लोग कलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कलर ड्रॉ करेंगे। ठीक, और वाई एक्सिस पे हमारा क्या होगा, एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक, सिर्फ एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, तो कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, पहले एक ऑब्जेक्ट उठाएंगे और एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग कलर भी सेट कर देते हैं, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू। ठीक, तो हम एक ऑब्जेक्ट उठाएंगे, अगर इसका कलर हमारा क्या है, ब्लू है, तो इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अगेन दूसरा ऑब्जेक्ट उठाया, उस सॉरी गलत हो गया, ब्लू इधर आएगा। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट हमने उठाया, ऑरेंज है, तो उसको हम लोगों ने यहाँ रख दिया। थर्ड उठाया, अगेन ऑरेंज है, तो हमने यहाँ रख दिया। कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट उठाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, कलर ड्रॉ कर रहे हैं। इसका फीचर क्या है, हम लोग फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। फीचर एक्सट्रैक्शन में सिर्फ एक फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो क्या है, हमारा कलर है। और उसके क्योंकि एक कलर है तो वो वन डायमेंशनल होगा। उसमें टू डायमेंशन की जरूरत ही नहीं, वन डायमेंशन होगा बस, है ना। तो अगर ऐसा हमारा डेटा सेट है तो उसके लिए इफ एल्स कंडीशन ही सफिशिएंट है, मॉडल ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल इफ एल्स कंडीशन, इफ कलर इक्वल्स टू दिस then go to this bucket, if color equals to this then go to this bucket, and if color equals to this then go to this bucket। बट अगर फीचर हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे, ओवरलैपिंग शुरू हो जाएगी, तो उस केस में हमें पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास एक सिंगल डायमेंशन है जो कि है कलर, उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए कोई मशीन लर्निंग मॉडल की जरूरत नहीं है, कोई मशीन लर्निंग नहीं, डायरेक्ट इफ एल्स कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से सारे हमारे जो है डेटा पॉइंट प्लॉट होंगे, और हम लोग ये डिसीजन बाउंड्री यहाँ पर खींच देंगे, और इस डिसीजन बाउंड्री के बेसिस पे इफ एल्स कंडीशन लिख सकते हैं। ठीक है, बट जब डायमेंशन बढ़ती है तो उस केस में हमें प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, कि एक फीचर नहीं, मल्टीपल फीचर्स है। सपोज हमारे पास मल्टीपल फीचर्स है। ठीक है, तो उस केस में थोड़ा सा क्लस्टरिंग करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे अब हम टू डायमेंशन का कोई एक फीचर मान के चलते हैं, कुछ भी रैंडम चीज हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, सपोज हमारा डेटा कुछ इस तरीके से अवेलेबल है। कलर पे नहीं ध्यान देना, अब कलर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इस एग्जांपल की बात ही नहीं कर रहे हैं, कोई एक दूसरे एग्जांपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो टोटल ओवरऑल टू डायमेंशन का जो डेटा सेट है, कोई भी हमने एक डेटा सेट उठाया और उसके अंदर जितने पॉइंट थे, क्योंकि वो टू डायमेंशनल डेटा सेट है, तो हम दो डायमेंशन में उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने सारे पॉइंट ड्रॉ कर दिए। सपोज इतने पॉइंट थे उस डेटा सेट के अंदर, हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब अगर हमें इन डेटा सेट को कैटेगराइज करना है, तो उस केस में हमें क्या करना है, क्योंकि अनसुपरवाइज, तो हमें क्या करना है, क्लस्टर फॉर्म करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक क्लस्टर ये फॉर्म हो सकता है। ठीक है, एक क्लस्टर ये फॉर्म हो सकता है, दूसरा क्लस्टर ये फॉर्म हो सकता है, तीसरा क्लस्टर ये फॉर्म हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इन दो क्लस्टर्स मतलब डेटा पॉइंट के बीच में, इन डेटा पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस काफी ज्यादा है। ठीक है, जैसे एक क्लस्टर हमारा ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। ठीक है, तीन क्लस्टर यहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं। हम एल्गोरिदम को बताएंगे कि अगर आपको कितने क्लस्टर फॉर्म करने हैं। अगर तीन क्लस्टर बोल दिए तो वो कुछ इस तरीके से फॉर्म करेगा। ठीक है,
सपोज 4 क्लस्टर बोल दिए तो उस केस में कैसे करेगा? तो 4 क्लस्टर में अगेन एक ये हो जाएगा, एक इसको बनाने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा वो अभी हम बात करेंगे, ठीक है। ये तो हम लोग विजुलाइज कर पा रहे हैं तो हम यहाँ पर क्लस्टर बना दे रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर तो विजुलाइज नहीं कर सकता है, तो वो कैसे क्लस्टर फॉर्म करेगा, ठीक है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। उस केस में ही हम लोग के एन एन को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो 4 क्लस्टर में इस तरीके से फॉर्म किया जा सकता है। 5 क्लस्टर में फिर अगेन हम लोग खोजेंगे मैक्सिमम कितने क्लस्टर हो सकते हैं। मैक्सिमम जितने डेटा पॉइंट्स हैं उतने क्लस्टर हो सकते हैं, मतलब हर एक पॉइंट खुद एक क्लस्टर बन जाए। मैक्सिमम उतने ही उतने ही क्लस्टर फॉर्म किए जा सकते हैं। जब लेकिन इतने क्लस्टर फॉर्म करने का कोई मतलब नहीं होता है, इसका कोई कोई सेंस नहीं बनता है कि इतने क्लस्टर हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। बट इंटरव्यू में पूछते हैं मैक्सिमम कितने क्लस्टर आप फॉर्म कर सकते हैं, तो जितने डेटा पॉइंट है उतने क्लस्टर आप फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा मतलब जब हम लोगों ने विजुलाइज किया उसके बेसिस पे क्लस्टरिंग की, ठीक है। अब बात करते हैं कि KNN कैसे काम करता है, के नियरेस्ट नेबर कैसे क्लस्टर बनाएगा, ठीक है। तो KNN क्या करता है कि पहले एक रैंडम पॉइंट पिक करता है, ठीक है। क्या करता है? रैंडम पॉइंट पिक करता है, ठीक। और अपने आसपास के अ, जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक सपोज इसने ये एक रैंडम पॉइंट ए पिक किया, ठीक है। एक रैंडम पॉइंट ए पिक किया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, इस पॉइंट से हर एक पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, ठीक है। क्या करेगा? हर एक पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, मतलब इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, इससे करेगा, जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं सबसे डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, इससे फिर इससे फिर इससे, ठीक है। और सबसे, ठीक है। मतलब इधर भी जितने पॉइंट हैं सबसे कैलकुलेट करेगा, सॉरी। और यहाँ पर दूसरी चीज के नियरेस्ट नेबर में एक चीज और ध्यान दी जाती है, क्या? नंबर ऑफ क्लस्टर कितने हैं, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होगी वो इक्विलिडियन डिस्टेंस होगी। वैसे बहुत सारी डिस्टेंसें होती हैं मशीन लर्निंग में, मैनहट्टन डिस्टेंस होती है, इक्विलिडियन भी होती है, और भी होती है, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है, डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कैलकुलेट की जा रही है वो क्या है? इक्विलिडियन डिस्टेंस है, ठीक है। कौन सी डिस्टेंस? इक्विलिडियन डिस्टेंस। तो यहाँ पर जब इस पॉइंट के थ्रू सारे डेटा पॉइंट से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए, मतलब क्या, डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्लस्टर के बेसिस पे क्या करता है ये, क्लस्टर फॉर्म करेगा। कैसे? जितने भी डेटा पॉइंट्स है इसने सबसे डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। डिस्टेंस निकाल लिया। अब अ, जितने भी डेटा पॉइंट इसके नियर बाई होंगे, मतलब जितने भी डेटा पॉइंट इसके नियर बाई होंगे, कैसे कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम लोगों ने डिस्टेंस निकाल रखी है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एवरेज डिस्टेंस ये निकालेगा। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे के नियरेस्ट नेबर के बारे में, कैसे वो एवरेज डिस्टेंस निकालता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जितने भी इसके आस पास डेटा पॉइंट होंगे वो सबको मतलब जैसे इससे कैलकुलेट किया, एवरेज डिस्टेंस से ये लेस थी, मतलब एक क्लस्टर डिस्टेंस से ये लेस थी ये डिस्टेंस, तो कुछ नहीं करेगा। दूसरे पॉइंट को देखेगा, अगर एवरेज डिस्टेंस से लेस है तो कुछ नहीं करेगा। फिर तीसरे से भी है, कुछ नहीं। चौथे से है, कुछ नहीं। सपोज पांचवा पॉइंट ये था, इससे कैलकुलेट किया इसने डिस्टेंस, तो एक एवरेज डिस्टेंस से ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये क्या करेगा, तुरंत जो टोटल डेटा सेट है उसको दो पॉइंट में तोड़ेगा, ठीक है। दो पॉइंट में तोड़ेगा, तो पहला तो एक क्लस्टर ये फॉर्म करेगा, ठीक है। और अ, अच्छा, इसको थोड़ा सा सारी चीजें फिर से विजुलाइज करते हुए दिखाते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। एक एक करके सारे पॉइंट हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सपोज पहले एक रैंडम पॉइंट चूज किया जाएगा इसमें, ठीक है। एक पॉइंट हमने ये चूज कर लिया, सपोज कोई डेटा सेट है उसमें हमने एक रैंडम पॉइंट चूज कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि नंबर ऑफ क्लस्टर अभी हमारे मिनिमम 3 है, हमने इस मॉडल को बताया नंबर ऑफ क्लस्टर हम मैक्सिमम 3 रख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको एक पहले तो ये एक क्लस्टर बना देगा, पहले ये खुद ही एक क्लस्टर हो गया, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट उठाया उसने, सपोज कोई भी रैंडम पॉइंट, नेक्स्ट मतलब डेटा सेट में जो भी नेक्स्ट पॉइंट है
नेक्स्ट फीचर इंस्टेंस है उसका पॉइंट उठाया और ड्रॉ किया, ठीक है। तो अभी एक क्लस्टर ये है और नंबर ऑफ क्लस्टर हमारे पास 3 है, तो इसको भी एक नया क्लस्टर बना सकता है, ठीक है। तो एक क्लस्टर ये हो जाएगा, एक क्लस्टर ये हो जाएगा, ठीक है। समझते अभी अभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी, हो सकता है अभी ना समझ में आए, आगे चल के अभी थोड़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक तीसरा पॉइंट उठाया, सपोज उसके पास ही था, कहीं आस पास ही था, ठीक। अगेन नंबर ऑफ क्लस्टर कितने हो सकते हैं हमारे, 3 हो सकते हैं, ठीक है। 3 हो सकते हैं, तो एक क्लस्टर इसे बनाया, एक क्लस्टर इसे बनाया, एक क्लस्टर इसे बनाया, ठीक है। 3 क्लस्टर बन गए। फिर उसके बाद एक और पॉइंट उठाया, नेक्स्ट डेटा सेट में जो भी नेक्स्ट एंट्री होगी उसको उठाया, उसने ड्रॉ किया। अब क्योंकि नंबर ऑफ क्लस्टर हम 3 से ज़्यादा नहीं रख सकते, तो इस केस में हम इसको नेक्स्ट क्लस्टर नहीं डिक्लेयर कर सकते। अब क्या होगा, अब यहाँ पर क्लस्टर का डिवीजन होगा, कैसे, अब इस अ, हर एक पॉइंट की डिस्टेंस हर एक पॉइंट से निकाली जाएगी, ठीक है, समझ रहा है, ठीक है। हर एक पॉइंट की डिस्टेंस हर एक पॉइंट से निकाली जाएगी। अब सपोज इसकी डिस्टेंस सबसे निकाली गई, ठीक है। जितनी भी डिस्टेंस आएंगी, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट, ठीक है। तो जैसे इस पॉइंट के पास ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इससे जो डिस्टेंस आएगी वो इससे कम होगी और इससे कम होगी, ठीक है। इसी तरीके से इस पॉइंट की डिस्टेंस हर एक पॉइंट से निकाली जाएगी। इसकी डिस्टेंस इससे कुछ होगी, इससे कुछ होगी, इससे कुछ होगी, ठीक है। फिर उसके बाद इस पॉइंट से हर एक की डिस्टेंस निकाली जाएगी, इसके थ्रू, इसके थ्रू, इसके थ्रू, ठीक है। तो जो मिनिमम डिस्टेंस वाले पॉइंट्स होंगे उनको एक क्लस्टर में रख के बाकी सबको 3 क्लस्टर में, मतलब 2 क्लस्टर में रख देंगे। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो इन दोनों पॉइंट के बीच में होगी, तो क्या करेंगे, इन दोनों को एक क्लस्टर के अंदर रख दिया, ठीक है, और बाकी को दूसरा क्लस्टर बना दिया, ठीक है। बेसिकली ये जो मेन पॉइंट होते हैं, हर एक क्लस्टर का एक सेंट्रॉइड होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं, जो कि बताता है कि वो पर्टिकुलर पॉइंट उस क्लस्टर का सेंटर पॉइंट है। जैसे सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या होता है, उसका जो वो सेंट्रल होता है, ठीक है। मतलब जो उसको क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट जो बोलते हैं उसको, सर्कल के अंदर जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो क्या डिनोट करता है, एग्जैक्टली सेंट्रल पॉइंट को ही डिनोट करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हर एक क्लस्टर में एक सेंट्रल पॉइंट होता है, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट होता है। तो इस क्लस्टर का सेंट्रल पॉइंट ये है, इस क्लस्टर का सेंट्रल पॉइंट ये है, और इस क्लस्टर को इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि इन दोनों में से कोई एक क्या कहते हैं, इस तरीके से डिजाइन इन द सेंस, इस तरीके से इसकी पेरी पेरी होगी कि एक कोई सेंट्रल पे हो, ठीक है, किसी एक को सेंट्रल पे हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक। तो मान लेते हैं सपोज कुछ इस तरीके से हमारा डॉग है, ठीक है। तो ये तो हो गया, हमारे 3 क्लस्टर अब हो गए, ठीक है। अब अगेन नेक्स्ट पॉइंट उठाया जाएगा, उसको कहीं प्लॉट किया जाएगा, ठीक। और अब भी हमारा जो नंबर ऑफ क्लस्टर है वो 3 ही है, 3 से ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते। तो अगेन सबकी डिस्टेंस सबसे निकाली जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट की इससे, मतलब सबसे अब निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो सेंट्रॉइड है, हर एक क्लस्टर का जो सेंट्रॉइड है उससे निकालते हैं, ठीक है। सबसे नहीं निकालते, मिस्टेकनली निकल गया, ठीक है। तो जितने भी क्लस्टर हैं हर एक क्लस्टर के सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे। तो इस क्लस्टर का सेंट्रल पॉइंट क्या है, ये है। इस क्लस्टर का इस क्लस्टर का सेंट्रल पॉइंट क्या है, ये है। उसी तरीके से इस क्लस्टर का सेंट्रल पॉइंट क्या है, ये। अब जिस क्लस्टर के सेंट्रल पॉइंट से ये नज़दीक होगा, ये वाला पॉइंट, उसी उसी क्लस्टर के अंदर ये पॉइंट असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये इसके ही पास लग रहा है, तो इसको कौन सा क्लस्टर असाइन होगा, ये वाला क्लस्टर। तो हमारा क्लस्टर अब कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। और ये सेंट्रल पॉइंट भी क्या कहते हैं, चेंज होता रहता है। चेंज कैसे होगा कि हर एक इस क्लस्टर के अंदर हर एक पॉइंट की डिस्टेंस हर एक पॉइंट से निकाली जाएगी, और जो पॉइंट हर एक पॉइंट से एवरेज डिस्टेंस पे, एवरेज डिस्टेंस मतलब जैसे अगर ये सेंट्रल है, सर्कल के अंदर ये सेंट्रल है और इसके अंदर कुछ और पॉइंट है, तो इसकी डिस्टेंस लगभग हर एक पॉइंट से क्या होगी,
ऑन एन एवरेज सेम होगी। उसी तरीके से इस क्लस्टर के अंदर कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा जिसकी डिस्टेंस हर एक पॉइंट से लगभग लगभग बराबर है, तो उसी को सेंट्रल पॉइंट हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेंट्रल भी अपडेट होता रहता है, क्लस्टर भी अपडेट होता रहता है। ठीक, अब नेक्स्ट अगेन एक और पॉइंट आया, सपोज यहाँ पर था वो पॉइंट। ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस इसके सेंट्रल पॉइंट से निकाली जाएगी, सेंट्रॉइड से इसके सेंट्रल पॉइंट या इसके सेंट्रल पॉइंट, तो नज़दीक किसके, इसके, तो ये किसको असाइन हो जाएगा, इसको असाइन हो जाएगा। ठीक है, फिर अगेन इसका सेंट्रल पॉइंट अपडेट किया जाएगा। अगर सपोज सेंट्रल पॉइंट अपडेट होता है, मतलब सेंट्रॉइड अपडेट होता है, तो उसको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, मतलब डेटा पॉइंट लेंगे, नेक्स्ट डेटा पॉइंट, और उस डेटा पॉइंट को, उस डेटा पॉइंट से अगेन हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे हर एक सेंट्रॉइड से डिस्टेंस। ठीक है, तो इससे कैलकुलेट किया जाएगा, इससे कैलकुलेट किया जाएगा, और इसका डेटा पॉइंट का जो भी सेंट्रॉइड होगा उससे कैलकुलेट किया जाएगा। अब ये जिसके नज़दीक होगा उसको इसका क्लस्टर घोषित मतलब अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके नज़दीक है, तो इसके मतलब ये क्या किस क्लस्टर के अंदर असाइन हो गया, इस वाले क्लस्टर के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक पॉइंट उठाए जाते हैं और सबसे डिस्टेंस निकाल के फिर ये डिसाइड किया जाता है कि वो पर्टिकुलर पॉइंट किस क्लस्टर से बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से पूरा डेटा सेट में जितने क्लस्टर आपने डिफाइन किए हैं उतने ही क्लस्टर रहते हैं, बट वो क्या होता रहता है, ग्रो करता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे डेटा पॉइंट आप ऐड करते जाओगे वो डेटा पॉइंट से क्या करता जाएगा, सेंट्रॉइड से डिस्टेंस कैलकुलेट करता रहेगा, और जिससे भी मिनिमम डिस्टेंस पे होगा उसी को हम लोग असाइन कर देते हैं वो क्लस्टर। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वो डिस्टेंस नहीं है, वो क्या बता रहा है कि फीचर की सिमिलैरिटी बता रहा है कि ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में फीचर क्या है, लगभग सेम है, इसीलिए ये दोनों पास में है। इस चीज को समझ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या ड्रॉ किया है, फीचर ही तो ड्रॉ किए हैं। फीचर डेटा पॉइंट क्या होता है, फीचर ही होता है, एक्सट्रैक्टेड फीचर ही होता है। तो जो जो फीचर हमारे आसपास होंगे उनको एक क्लस्टर में रखेंगे, तो जैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट के फीचर आस पास है इस वजह से इनको इस क्लस्टर में रखा, उसी तरीके से इन दोनों पॉइंट के फीचर आस पास होंगे इस वजह से इनको इस क्लस्टर में रखा। तो इस तरीके से जितने भी डेटा पॉइंट होते हैं वो फीचर के बेसिस पे क्या हो जाते हैं, क्लस्टर हो जाते हैं। और यही काम, यही होता है क्या, के नियरेस्ट नेबर। के नियरेस्ट नेबर में अगर हम लोग बात करें, के की बात करें, तो ये तो फिलहाल क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है। के नियरेस्ट नेबर की अगर हम बात करते हैं तो के नियरेस्ट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ नेबर उसके कितने पास है, नंबर ऑफ नेबर इन द सेंस सपोज अगर थ्री थ्री नियरेस्ट नेबर है, के की जगह अगर हम लोग वैल्यू थ्री रख दें, थ्री नियरेस्ट नेबर, तो अगर हमारे पास सपोज डेटा पॉइंट कुछ इस तरीके से है, तो अगर थ्री नियरेस्ट नेबर की बात करें, ठीक है, तो अगर सपोज ये हमारा एक क्वेरी पॉइंट है, इसके अगर थ्री नियरेस्ट नेबर की बात करें तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट के नियर में कितने थ्री, कौन कौन से थ्री पॉइंट, तीन पॉइंट है। ठीक है, कौन कौन से तीन पॉइंट है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विलिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी हर एक डेटा पॉइंट से, क्योंकि हम लोग विजुलाइज कर पा रहे हैं, कंप्यूटर नहीं कर पाएगा। तो क्या करेगा, डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, हर एक से डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। ठीक है, और जिससे भी नज़दीक होगा, जिससे भी नज़दीक होगा वही क्या होते हैं, उसके के नियरेस्ट नेबर होते हैं। ठीक है, जैसे इस पॉइंट से एक तो नज़दीक होगा, दूसरा इस पॉइंट से नज़दीक होगा, और तीसरा इस पॉइंट से। ठीक है, यही इसके क्या है, तीन नेबर्स हैं जो कि इसके नियर है। ठीक है, यही इसके क्या है, तीन नेबर है। आई होप समझ में आया होगा कि नियरेस्ट नेबर क्या है। अब इसका यूज इम्प्यूटेशन में कैसे करते हैं ये अभी हम लोग देखते हैं। तो इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं, ये पहले बताओ। सर एक क्लस्टर में सर मैक्सिमम और मिनिमम कितने ये हो सकते हैं पॉइंट? आप बताइए कितने हो सकते हैं। मतलब वो इस पे डिपेंड करेगा जो सबसे पास में हो, है ना?
पास में नहीं लिखा है। अब इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि एक में n-1, अगर सपोज नंबर ऑफ क्लस्टर कितने, पहले तो ये डिफाइन होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ क्लस्टर 3 है तो हर एक क्लस्टर में मिनिमम 1 पॉइंट तो होना चाहिए, ये तय है, मिनिमम 1 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ कितने उसमें डेटा पॉइंट होने चाहिए, इसके भी एल्गोरिदम्स हैं, इसमें भी लिमिटेशंस हैं कि एक क्लस्टर में एटलीस्ट इतने हमारे डेटा पॉइंट्स होने चाहिए। इसके बारे में हम लोग वैसे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है तो उसको सीधे ये बोलना है कि एटलीस्ट अगर नंबर ऑफ क्लस्टर हमने 3 डिफाइन किए हैं तो एटलीस्ट एक तो डेटा पॉइंट होना चाहिए हर एक क्लस्टर में, मिनिमम मिनिमम 1 पॉइंट होना चाहिए। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम सोचो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम सोचो कितने हो सकते हैं। अगर सपोज n डेटा पॉइंट है और k क्लस्टर है तो n n डेटा माइनस, पॉइंट, हाँ हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अगर n डेटा पॉइंट है और k क्लस्टर है तो उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम, सही जा रहे हो। देखो n पॉइंट है तो उसमें से हमें सर मतलब n माइनस, सबको एक एक तो असाइन करना ही पड़ेगा, मिनिमम एक एक असाइन करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो, है ना। तो अगर हम लोगों ने n में से k घटा दिए, तो k घटा दिए मतलब k डेटा पॉइंट तो हमारे क्या हो गए, एक एक क्लस्टर में चले गए, ठीक है, k डेटा पॉइंट हमारे एक एक क्लस्टर में चले गए, बचे कितने, n-1, n-1 बचे, ठीक है। अब ये n-1 प्लस, सॉरी n-1 कह रहे हैं, n-k, ये n-k क्लस्टर किसी एक क्लस्टर से बिलोंग कर सकते हैं, किसी एक क्लस्टर से। तो जब ये n-k क्लस्टर n-k डेटा पॉइंट को जब हम लोग किसी एक क्लस्टर से किसी एक क्लस्टर में डालेंगे तो क्या होगा, वहां पर ऑलरेडी एक पॉइंट होगा, ऑलरेडी एक पॉइंट होगा, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, बाकी n-k पॉइंट और ऐड करेंगे। इसको इस तरीके से समझते हैं एग्जांपल से। सपोज हमारे पास 5 डेटा पॉइंट है, ठीक है, 5 डेटा पॉइंट है, तो मैक्सिमम कितने एक क्लस्टर में हो सकते हैं, और अगर क्लस्टर नंबर ऑफ क्लस्टर 3 है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले तो 3 क्लस्टर बनना तय है, ठीक है, 3 क्लस्टर बनना तय है, ठीक है। अगर सपोज एक इसे बना दिए एक इसे बना दिए तो तीसरा क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, तीसरा क्या बनेगा, ये होगा, ठीक है। तो 3 क्लस्टर तो ये हमारे इस तरीके से बनेंगे। अब इसमें से मिनिमम की अगर बात करें तो मिनिमम क्या होगा, 1, मैक्सिमम कितना है, टोटल कितने हमारे पास डेटा पॉइंट है, 5, के की वैल्यू क्या है, 3, के की वैल्यू क्या है, 3, तो 5 माइनस नंबर ऑफ क्लस्टर -1, नंबर ऑफ क्लस्टर -1, जैसे एक, इसको इस तरीके से समझते हैं, इसमें यहाँ पर नंबर ऑफ डेटा पॉइंट आया है 3, कैसे आया, एक काम करते हैं एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं तो थोड़ा सा सही रहेगा, क्योंकि अभी नंबर ऑफ क्लस्टर मैच वो कर रहा है, ठीक है, मतलब कंफ्यूजन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज नंबर ऑफ डेटा पॉइंट क्या थे, 6, तो n की वैल्यू हमारी क्या हुई, 6, k की वैल्यू क्या हुई हमारी, 3, ठीक है। और नंबर ऑफ मैक्सिमम डेटा पॉइंट इन वन क्लस्टर कितना होगा, n माइनस, n में से हमें जितने भी क्लस्टर हैं, अगर k क्लस्टर हैं तो k-2, k माइनस, अगर सॉरी k-1, ठीक है, इतना k-1 क्लस्टर इन इन डेटा पॉइंट के लिए हटाने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक क्लस्टर में एक एक पॉइंट तो जाएंगी। तो k मतलब k-1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक जो क्लस्टर है जिसमें मैक्सिमम होंगे, बाकी के जितने भी क्लस्टर होंगे सब में 1-1 होंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारी, n की वैल्यू हमारी क्या हुई है, सॉरी 6 माइनस k की वैल्यू क्या है हमारी, 3+1, ठीक है। तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे 6 माइनस 3+1 क्या हुआ, 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हुए, 4। तो n-k+1 मैक्सिमम हमारे डेटा पॉइंट एक क्लस्टर से बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। सर ये 3 कहाँ से आया, मतलब यहाँ तो सर 4 है ना, जो क्लस्टर एक 3 है क्लस्टर ना, में। क्लस्टर 3 है,
तो यहाँ पर के क्या है, नंबर ऑफ क्लस्टर है, n क्या है 6 नंबर ऑफ डेटा पॉइंट, k क्या है नंबर ऑफ ओके। क्लस्टर। तो n माइनस के माइनस वन, के माइनस वन क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि टोटल कितने हुए क्लस्टर, 3, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि 3 में से एक में मैक्सिमम पॉइंट हो, तो बाकी 2 को हटाने पड़ेंगे। तो k माइनस वन मतलब 3 माइनस वन क्या हुआ 2। तो यहाँ पर 2 इसमें से सब्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट से, ठीक है। तो वो हमारा निकल आएगा क्या, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम डेटा पॉइंट इन वन सिंगल क्लस्टर। अभी भी नहीं समझे, देखो सिक्स, समझ में आया सर हाँ अभी। अगर टोटल हमारे पास 6 डेटा पॉइंट थे, तो मिनिमम अगर हमें किसी एक क्लस्टर में मैक्सिमम डेटा पॉइंट रखने हैं तो क्या करना पड़ेगा, बाकी सब में मिनिमम रखना पड़ेगा, बाकी दूसरे क्लस्टर में मिनिमम रखना पड़ेगा। तो हमारे पास 3 क्लस्टर थे, तो तीनों में पहले एक एक पॉइंट रख दो, तीनों में तो एक एक पॉइंट रख दो पहले। तो ठीक है, तो एक क्लस्टर ये हो जाएगा, एक क्लस्टर ये हो जाएगा, एक क्लस्टर ये हो जाएगा, और एक क्लस्टर सपोज मान लेते हैं ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जितने बचे डेटा पॉइंट है उनको किसी एक क्लस्टर में रख देंगे तो मैक्सिमम हो जाएंगे वो डेटा पॉइंट, ठीक है। तो इनको चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, तो होगा कितने, जितना ऑलरेडी एक, एक तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा क्लस्टर में, एक तो इसमें रहना ही रहना है। अब उसके बाद जितने बचे बाकी सब ऐड कर दो, तो 1 प्लस रिमेनिंग कितने हैं, ये 3 कहाँ से आए हैं, 3 कैसे बचे, जितने नंबर ऑफ क्लस्टर थे माइनस डेटा पॉइंट अगर हम करेंगे उतने बचे हुए ये हैं, और प्लस 1 ये वाला, ठीक है। तो वही चीज हमने लिखी हुई है, एन एन माइनस के प्लस वन, वहां पर थोड़ा सा ब्रैकेट लगा हुआ था, माइनस के प्लस वन, चाहे इस फॉर्मूले को लिख लो, चाहे एन माइनस के माइनस वन, ठीक है, चाहे इस तरीके से लिख लो, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो एन एन डेटा पॉइंट में से पहले के घटा दिए तो मतलब सबको एक एक क्लस्टर असाइन कर दिया, एन में से के घटा दिए तो मतलब सबको एक एक क्लस्टर असाइन कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, किसी एक क्लस्टर में बाकी डेटा पॉइंट रख देने, तो किसी एक क्लस्टर में बाकी डेटा पॉइंट रख देंगे तो हो जाएगा। इसीलिए प्लस वन किया हमने, क्योंकि ऑलरेडी एक तो पहले से था, बाकी सारे और ऐड कर रहे हैं, ठीक है, बाकी सारे और ऐड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस वन, ठीक है। सिंपल है, इसमें कुछ भी ट्रिकी नहीं है, कुछ भी ट्रिकी नहीं है। पहले तो सबको एक एक क्लस्टर असाइन कर दो, मतलब 3 क्लस्टर है तो सबको एक एक क्लस्टर असाइन कर दिया, ठीक। अब इसके बाद जितने डेटा पॉइंट बचे सबको किसी एक क्लस्टर में डाल दो, वही नंबर ऑफ क्लस्टर निकल आएगा। और निकलना कैसे, मैं पहले सबको क्योंकि एक एक पॉइंट असाइन कर देना है, ठीक है। अगर n थे और के पॉइंट हमें खर्च हो जाएंगे, के पॉइंट जो खर्च हो जाएंगे किसमें, एक एक क्लस्टर को असाइन करने में, तो वही लिखा हुआ n माइनस के, मतलब n में से के तो खत्म हो गए, के तो खत्म हो गए क्योंकि सबको एक एक क्लस्टर में एक एक पॉइंट असाइन कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद सारे क्लस्टर हमारे फॉर्म हो चुके हैं। अब जितने डेटा पॉइंट बचे हुए उन सबको एक क्लस्टर में डालना है, ठीक है, किसी एक क्लस्टर में डालना है। तो जितने डेटा पॉइंट हैं एक क्लस्टर में जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा कि ऑलरेडी एक पॉइंट तो पहले से होगा, बाकी और ऐड हो जाएंगे, तो इसीलिए एक प्लस हम कर रहे हैं, इसीलिए एक प्लस यहाँ पर कर रहे हैं। आई होप अब समझ में आ गया होगा। हेलो, हाँ समझ में आ गया। हाँ सर। तो के नियरेस्ट नेबर एग्जैक्टली क्या करता है कि नियरेस्ट नेबर के बेसिस पे वो हेलो आइडेंटिफाई, सर। हाँ हेलो, सर मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि सपोज हम, हेलो हाँ हाँ बोलो बोलो, सर, आवाज आ रही बिल्कुल। है? हाँ, तो हम जो क्लस्टर और वो मैंने ऐसा ऐसा सपोज करते हैं कि मैंने 4 क्लस्टर डेवलप किए, हम्म और जो हम नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है वो पॉइंट दो क्लस्टर्स के जो सेंट्रॉइड है उनसे डिस्टेंस में सेम है। उस हम्म कंडीशंस में हम कैसा आउटपुट डिफाइन कर लेते हैं? उस केस में किसी भी क्लस्टर में ऐड कर सकते हो, ठीक है।
वैसा इन जनरल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम लिमिटेशंस का कोई नहीं, इन जनरल ऐसा नहीं होता है। हाँ, नहीं नहीं, उस केस में किसी भी क्लस्टर में असाइन कर सकते हो, बट क्योंकि जब हमारे पास डायमेंशन यहाँ तो एक है, तो मे भी डिस्टेंस सेम हो सकती है। जब हमारे पास डायमेंशन बहुत सारी होती है, कम से कम 10 to 15 होंगी, तो उस केस में कभी ऐसा इन जनरल नहीं होता है। तो अगर डिस्टेंस सेम हो रही है तो इसका मतलब वो डेटा पॉइंट रिपीट हुआ है। एकदम सिंपल सा फंडा है कि अगर डिस्टेंस सेम हो रही है तो मतलब वो डेटा पॉइंट रिपीट हुआ है। एग्जैक्टली वो डेटा पॉइंट क्या हो रहा है, डेटा सेट में वो पर्टिकुलर इंस्टेंस को हम लोगों ने रिपीट किया है। समझ रहे हो ना? अगर डिस्टेंस सेम आ रही, जाहिर सी बात है डिस्टेंस सेम का मतलब पॉइंट ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे इस पॉइंट की डिस्टेंस इससे अगर तभी सेम होगी, या तो ओवरलैप कर रहा है या तो किसी और डायरेक्शन में हमारा डिस्टेंस होगा। ठीक है, निगेटिव या पॉजिटिव के केस में। ठीक है, समझ रहे हो? तो या तो ओवरलैप कर रहा है या तो पॉजिटिव या निगेटिव के केस में होगा। ठीक, हाँ सर। तो वैसे अगर डिस्टेंस सेम है तो किसी क्लस्टर में असाइन कर ओके सकते हो, सर। कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग, क्लस्टरिंग ओके सर। पढ़ेंगे तो उस केस में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, हम जी। लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोगों का जो मेन मोटो है वो ये क्लस्टरिंग पढ़ना नहीं है, बस के नियरेस्ट नेबर के थ्रू हम लोग इम्प्यूटेशन कैसे करेंगे, ये पढ़ना है। तो अभी क्योंकि क्लस्टरिंग नहीं पढ़ा था, इस वजह से ये सारी चीज़ें हमने बताई हैं। तो के नियरेस्ट नेबर क्या करता है कि कैसे इम्प्यूटेशन करता है ये देखते हैं। ठीक है, तो वापस हम लोग नोटबुक पे आते हैं। कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स थे, एक डेटा पॉइंट ये, 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 एक डेटा पॉइंट ये। ठीक है, तो जो रिप्लेसमेंट हम लोग करते हैं, रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं, अ, जो भी नियरेस्ट डेटा पॉइंट है उनके बेसिस पे रिप्लेसमेंट करते हैं। अ, इसको ऐसे ऐसे नहीं समझ में आएगा, एक काम करते हैं। हम डेटा सेट एक लेते हैं। सपोज हमारे पास कुछ ऐसा डेटा सेट है जिसमें 3 फीचर्स हैं, सब में कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं, कुछ वैल्यूज हैं सब में, और कुछ नैन वैल्यूज भी हैं। ठीक है, कुछ नैन वैल्यूज भी हैं जिनको हमें रिप्लेसमेंट करना है। ठीक, जिनको हमें रिप्लेसमेंट करना है, बाकी सब में हमारा डेटा है, बाकी सारे फीचर में हमारा डेटा ऑलरेडी है। ठीक है, नहीं है तो रैंडम इम्प्यूटेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम वो करना पड़ेगा। ठीक, और इस मिसिंग वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, इम्प्यूटेशन करना है। क्या करना है? इम्प्यूटेशन करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी इंस्टेंस हैं, जैसे एक इंस्टेंस हमारा ये है, ठीक, एक इंस्टेंस हमारा ये है, फिर ये इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जिस पर्टिकुलर कॉलम को कॉलम में हमें रिप्लेसमेंट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलर कॉलम को हम लोग ड्रॉप करेंगे। ठीक है, इस वाले पर्टिकुलर कॉलम को हम लोग ड्रॉप करेंगे। ठीक, तो ड्रॉप हमने इसको कर दिया, फिर इसके बाद जिस पर्टिकुलर रो में हमें आइडेंटिफाई करना है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, उसको उसको नहीं ड्रॉप करेंगे, उसको ड्रॉप नहीं करेंगे। अब इस पर्टिकुलर रो में देखो, ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, अब कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है क्योंकि ये वाला कॉलम हमारा डिलीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इन दो फीचर के बेसिस पे हम लोग 2 डायमेंशन में डेटा की प्लॉटिंग करेंगे। क्या करेंगे? डेटा की प्लॉटिंग। तो क्योंकि 2 डायमेंशन है, एक ये सपोज मान लेते हैं ये एक्स है और ये वाई है। ठीक, तो एक्स और वाई के बेसिस पे इन डेटा पॉइंट को हम लोग किसी तरीके से प्लॉट करेंगे। सपोज इस तरीके से हमारे कुछ डेटा पॉइंट है। अब प्लॉटिंग करने के बाद जैसे हमने इस रो को भी प्लॉट किया, इस रो को भी प्लॉट किया, इस रो को भी प्लॉट किया, इस रो को भी, इस रो, मतलब रो का मतलब है डेटा पॉइंट। सारे डेटा पॉइंट को हम लोगों ने प्लॉट कर दिया 2 डायमेंशन में, क्योंकि ये 2 डायमेंशन है एक्स और वाई। ठीक है, तो हमने 2 डायमेंशन में प्लॉट कर दिया।
अब हमें कहाँ पर इम्प्यूटेशन करना है, इस पर्टिकुलर रो में इम्प्यूटेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर रो, सपोज मान लेते हैं इस पर्टिकुलर रो का जो डेटा पॉइंट है वो ये है, सपोज करते हैं ये, ठीक है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, के नियरेस्ट नेबर की मदद से इम्प्यूटेशन करेंगे। कैसे करेंगे ये देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि इसके पास की जितने भी, अगर सपोज थ्री नियरेस्ट नेबर की बात कर रहे हैं या टू नियरेस्ट नेबर की बात करते हैं पहले, ठीक है। अगर सपोज टू नियरेस्ट नेबर की मदद से इम्प्यूटेशन कर रहे हैं तो हम इसके पास के दो डेटा पॉइंट हम लोग खोजेंगे। पहले तो सबसे डिस्टेंस निकाल लेंगे, हर एक पॉइंट से, इस वाले पॉइंट की हर एक पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। अब इस डिस्टेंस में जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगी, मिनिमम डिस्टेंस मतलब दो मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे। इन सब पूरी डिस्टेंस निकाल के उनको सॉर्ट करेंगे और जो, क्योंकि यहाँ पर टू नियरेस्ट नेबर का यूज करके इम्प्यूटेशन कर रहे हैं, तो दो ऐसे डेटा पॉइंट हम लोग खोजेंगे जो इसके सबसे पास है। तो हमारे पास दो डेटा पॉइंट, एक तो ये मिलेगा जो इसके सबसे पास है, और एक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मान के चलते हैं एक ये हो गया, ठीक है, दो डेटा पॉइंट। और ये रो करस्पॉन्डिंग है इसके, मतलब ये वाला सपोज मान लेते हैं ये वाला पॉइंट ये था, और ये सेकंड पॉइंट जो कि इसके नियरेस्ट था वो ये है, ठीक है, ये, ठीक। तो हम लोगों ने दो नियरेस्ट नेबर इसके निकाल लिए। अब क्या करेंगे, हमें इस कॉलम में इम्प्यूटेशन करना है। तो इस रो, मतलब ये दो रो हम लोग अ, इन दो रो की मदद से इम्प्यूटेशन करेंगे। यहाँ पर कैसे, हम इस पर्टिकुलर रो की अ, इस कॉलम में, इस पर्टिकुलर रो के इस कॉलम में जिसमें इम्प्यूटेशन करना है उसकी वैल्यू उठाएंगे, और इसी तरीके से इस पर्टिकुलर रो की ये वाली वैल्यू उठाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों का एवरेज, एवरेज कर सकते हो, मीन कर सकते हो, मीडियन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इन जनरल एवरेज करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स का एवरेज वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे। जैसे इसकी वैल्यू सपोज 1.1 थी, इसकी 1.2, तो इनका जो भी एवरेज आएगा 1.1 के अराउंड आएगा, तो उसको वैल्यू को हम लोग यहाँ पर प्लेस कर देंगे, ठीक है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम लोग इम्प्यूटेशन करते हैं। और सपोज अगर थ्री नियरेस्ट नेबर की बात करी, तो यहाँ पर तीन नियरेस्ट नेबर निकल आएंगे। सपोज एक डेटा पॉइंट ये हो गया और उसके करस्पॉन्डिंग रो सपोज ये थी, ठीक है। तो उस केस में अब इस डेटा पॉइंट, इस डेटा पॉइंट, ठीक है, और इस डेटा पॉइंट का एवरेज निकाल के यहाँ पर इम्प्यूटेशन कर देंगे, ठीक। तो इस तरीके से के नियरेस्ट नेबर की मदद से हम लोग इम्प्यूटेशन करते हैं। और ये जो डिस्टेंस निकालते हैं, बस इतना याद रखना, यहाँ पर इक्विलिडियन डिस्टेंस निकालते हैं हमेशा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हम लोग कौन सा डिस्टेंस निकालते हैं के नियरेस्ट नेबर में, मैनहट्टन निकालते हैं कि इक्विलिडियन डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो इस चीज को माइंड में रखना है कि लीडियन डिस्टेंस निकाल के तब जाके हम लोग फाइंड आउट करेंगे के नियरेस्ट नेबर, और उसकी मदद से इम्प्यूटेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर है? हेलो? हाँ सर। सिंपल है, कुछ भी वो नहीं है, टेक्निक मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है ना। तो ऐसे ही करते हैं, जैसे ये मिसिंग पॉइंट था, इसके तीन नियरेस्ट नेबर निकाले और इनका एवरेज वैल्यू निकाल के, मतलब उस पर्टिकुलर कॉलम के करस्पॉन्डिंग एवरेज वैल्यू निकाल के रिप्लेस कर दिया, ठीक है। वही चीज यहाँ पर समझाई गई है, ठीक है। एक तो डिस्टेंस समझाई गई, कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इन दोनों पॉइंट की इक्वलिटी इन डिस्टेंस, तो फॉर्मूला सबको पता होगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, गलत गलत बोल दिया, ठीक है। बेसिकली यहाँ क्या होगा, x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 का स्क्वायर करके अंडर अंडर सॉरी स्क्वायर रूट करते हैं, ठीक है। तो जो इक्विलिडियन जो अ, दो पॉइंट के डिस्टेंस का फॉर्मूला तो पता ही होगा, वही इक्विलिडियन डिस्टेंस है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, सॉरी, डिवाइडेड बाई क्या है, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो कि इन जनरल तो इस तरीके से किया जाता है, बट इसमें थोड़ा सा इन्हांसमेंट किया गया, जो हम लोग डायरेक्ट एवरेज वैल्यू निकाल के रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, या मीन वैल्यू निकाल के रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ इम्प्रूवमेंट किए गए, डायरेक्ट हम लोग एवरेज वैल्यू से इम्प्यूट ना करके, सॉरी, खैर इसके बारे में डिस्कस हम लोग बाद ही में करेंगे।
ओके, चलो एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि ये सेक्शन उसका है, क्लस्टरिंग का है। यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट ना करके यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ वेट वेट और मेजर करेंगे। वेट क्या चीज़ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, तो कि हम लोगों ने हर एक पॉइंट की डिस्टेंस निकाली, मतलब जैसे इसमें हमें मिसिंग वैल्यू कंप्यूट करना था, तो इससे डिस्टेंस निकाली और इससे डिस्टेंस निकाली। सपोज यही दोनों मिनिमम है, तो इनका एवरेज लेके हम लोगों ने, मतलब इन दोनों पॉइंट के, ये जो दो पॉइंट है, इनके पर्टिकुलर कॉलम, जिस कॉलम में रिप्लेसमेंट करना था उसमें जो वैल्यू पड़ी थी उससे रिप्लेसमेंट कर दिया। ठीक है, अ, जो ये इक्विलिडियन डिस्टेंस है, जो इक्विलिडियन डिस्टेंस है उसके थ्रू हम लोगों ने नियरेस्ट नेबर निकाले। एक तरीका और है, इक्विलिडियन डिस्टेंस में थोड़े से मॉडिफिकेशन किए गए ताकि बेटर डेटा पॉइंट, बेटर नियरेस्ट नेबर हम लोग फाइंड आउट कर सके। उसके लिए एक वेट और इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ही रहेगी, इसमें हम लोग कुछ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन किसका करेंगे, वेट का। वेट क्या चीज़ है, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रेजेंट कोऑर्डिनेट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि जैसे अ, इस एग्जांपल की हम बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि इसमें एक सेकेंड, ये डेटा पॉइंट्स है, थ्री डायमेंशनल डेटा पॉइंट्स है, एक दो तीन, एक दो तीन। ठीक है, तीन डेटा पॉइंट्स है। ठीक है, टोटल, सॉरी, तीन डेटा पॉइंट, डेटा पॉइंट टू ही है बट डायमेंशन थ्री है। दो डेटा पॉइंट है, एक है ये थ्री एन ए फाइव, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। एक दो तीन डेटा पॉइंट है जिसमें एक वैल्यू मिसिंग थी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर एक वैल्यू मिस करी गई, एन ए। ठीक है, थ्री एन ए फाइव, इसी तरीके से वन जीरो जीरो। ठीक है, ये दो डेटा पॉइंट्स हैं जिनकी डायमेंशन थ्री है। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा इक्विलिडियन डिस्टेंस था उसमें एक वेट और मल्टीप्लाई कर रहे थे। वेट क्या था, तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट डायमेंशन एग्जैक्टली होना चाहिए था। ठीक है, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई आप कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट के बेसिस पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ये इंफॉर्मेशन। जैसे आप टू, जैसे टू नियरेस्ट नेबर, थ्री नियरेस्ट नेबर, जितने डेटा पॉइंट के बेसिस पे नियरेस्ट नेबर निकाल लें उससे आप लोग डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो वैल्यू आएगी उसके थ्रू हमारा थोड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्लाइटली मॉडिफिकेशन है, वैसे इस पे नहीं जाना है अभी फिलहाल, इस पे नहीं जाना क्योंकि ये क्लस्टरिंग का पोर्शन है। ठीक है, इसमें क्या करना है, डायमेंशन एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर के बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं क्या, वेट, और उस वेट को जो इक्विलिडियन डिस्टेंस में जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं हम लोग डिस्टेंस। ठीक है, उस डिस्टेंस के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन कौन से क्लोज पॉइंट है। ठीक, आप लोग डायरेक्टली इक्विलिडियन डिस्टेंस के बेसिस पे भी नियरेस्ट नेबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट स्लाइटली मॉडिफाई किया गया और देखा गया कि इससे रिजल्ट हमारा बेटर आता है, तो इसको वेट को इंट्रोड्यूस और किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा के एन एल। अगर इसमें कुछ चीज नहीं समझ में आई है तो पूछ सकते हो। हेलो। ठीक है सर, समझ आ गया। हम्म, तो अब इसकी कोडिंग सर देखते हैं। वो पेंट पेंट में जो दिखाया है, क्लियर आवाज नहीं आ रही है। हेलो। सर अभी जो पेंट में आपने करके दिखाया है एक बार, हाँ, तो इसमें क्या क्या नहीं समझ में आया। सर ये जो है, ये वाला, मतलब अपन ने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है जो, मतलब सेम डिस्टेंस है कि नहीं, वो कैसे निकाल। ये इक्विलिडियन डिस्टेंस, जैसे इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, है ना, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट की इक्विलिडियन डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों कोऑर्डिनेट की इक्विलिडियन डिस्टेंस निकालेंगे, और जो डिस्टेंस आएगी सबको सॉर्ट कर देंगे, और सॉर्ट करने के बाद जो डिस्टेंस आएगी, ठीक है, सॉर्ट करने के बाद जो मिनिमम, जो दो मिनिमम, अगर टू नियरेस्ट नेबर है तो दो मिनिमम डिस्टेंस उठाएंगे, थ्री नियरेस्ट नेबर है तो तीन मिनिमम डिस्टेंस उठाएंगे, फोर नियरेस्ट नेबर है तो फोर मिनिमम डिस्टेंस उठाएंगे,
फोर मिनिमम डिस्टेंस का मतलब फोर डेटा पॉइंट उठा रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर टू मिनिमम डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं तो दो मिनिमम डेटा पॉइंट उठा रहे हैं, एक डेटा पॉइंट ये, एक डेटा पॉइंट ये। तो सपोज ये वाला डेटा पॉइंट ये था, ठीक है, ये वाला था, मतलब ये वाली रो डेटा पॉइंट्स मतलब एक रो, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस। उसी तरीके से सेकंड जो मिनिमम डिस्टेंस पे था वो ये वाला डेटा पॉइंट था, सपोज ये। अब इन दोनों रो के बेसिस पे हमें रिप्लेसमेंट करना है इसमें। तो कैसे करेंगे? अब ओरिजिनल डेटा फ्रेम में जाएंगे जिसमें हम लोगों ने इस कॉलम को ड्रॉप नहीं किया था, इस कॉलम को ड्रॉप नहीं किया था, ओरिजिनल डेटा फ्रेम। अभी क्या किया था, ये प्लॉट कैसे किया था, इसको ड्रॉप करके तब, इस वाले को ड्रॉप करके तब। क्योंकि अगर ड्रॉप नहीं करेंगे तो ये ड्रॉ कैसे होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो नैन वैल्यू एक्स वैल्यू पता रहेगी, वाई वैल्यू क्या होगी, वाई वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, है ना। तो इस कॉलम को ड्रॉप करेंगे हम लोग, इस कॉलम को ड्रॉप करेंगे फिर जाके ड्रॉ करेंगे, और फिर वापस से ओरिजिनल डेटा फ्रेम में जाएंगे जहाँ पर हमें रिप्लेसमेंट करना था, और उस पर्टिकुलर रो के नियरेस्ट नेबर हम लोग आइडेंटिफाई करने के बाद उस नियरेस्ट नेबर के सेम कॉलम वैल्यू को उठाएंगे। जैसे एक नियरेस्ट नेबर ये था, एक नियरेस्ट नेबर ये था। अब इस कॉलम में क्योंकि रिप्लेसमेंट करना है तो इ, इस डेटा पॉइंट मतलब इस डेटा पॉइंट के जो नियरेस्ट नेबर थे कौन कौन से, ये और ये, ठीक है। तो इन दो रो से हम लोग क्या करेंगे, सेम कॉलम की वैल्यू उठाएंगे। जैसे यहाँ पर सपोज 1.1 थी, यहाँ पर 1.2 थी, ठीक है। अब दो वैल्यू तो यहाँ पर पुट नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों का एवरेज रख सकते हैं, मीन वैल्यू रख सकते हैं, मीडियन वैल्यू रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग के नियरेस्ट नेबर में रिप्लेसमेंट करते हैं। इन जनरल मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू रखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू रखेंगे। और जो सर एवरेज मेरा हम्म सर अपन ने जो ड्रॉप कॉलम जो ड्रॉप किया है हम्म, उसमें जो वैल्यू मिले है वो पॉइंट अपने को यहाँ पे रेफरेंस से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। हाँ, उसी से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अगर इस रो में मिसिंग वैल्यू थी, इस रो में मिसिंग वैल्यू थी, तो इस डेटा पॉइंट, जैसे ये वाला जिससे हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वाला जो डेटा पॉइंट है वो इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये वाला जो डेटा पॉइंट है वो इसको बिलोंग कर रहा है, और ये वाला जो डेटा पॉइंट जो हम्म। सेकंड नियरेस्ट है वो इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। हम इसी से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, सबसे नहीं करेंगे। हाँ सर वही वही। हाँ, बस हम्म। उसी से करना है क्योंकि उसी के लिए हमें इम्प्यूटेशन करना है। और सपोज इसमें आगे भी किसी कॉलम में वैल्यू नहीं थी, है ना, तो उसके लिए अगेन हम लोग वो कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जिस जो भी उसके नियरेस्ट होगा, इन सारी रो में जो भी नियरेस्ट रो होंगी उसके बेसिस पर रिप्लेसमेंट कर देंगे, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ सर समझ गए। हेलो, विक्रम जी क्लास ले रहे हैं अभी, है ना, तो अभी अभी करते हैं कॉल आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं क्या, नियरेस्ट नेबर का, और नियरेस्ट नेबर के बेसिस पे हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें कभी भी ऐसा चांस नहीं होता जैसे हम लोगों ने रिग्रेशन में देखा था, ऐसा कभी, या कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेसमेंट हम लोगों ने जो देखा था। तो यहाँ पर कभी भी मीन के आसपास वैल्यू हमें नहीं मिलती, जरूरी नहीं कि मीन के आसपास मिलेगी, और स्प्रेड के घटने का चांस कम होता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हम लोग नियरेस्ट नेबर के बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं मीन वैल्यू ही हमें मिले, है ना। तो ये काफी अच्छा माना जाता है, के नियरेस्ट नेबर एक ठीक ठाक एल्गोरिदम माना जाता है रिप्लेसमेंट के लिए, मिसिंग वैल्यू हैंडल करने के लिए। इससे अच्छे भी हैं जैसे मल्टीपल इम्प्यूटेशन, वही अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा के नियरेस्ट नेबर। नेक्स्ट हमारा है क्या, मल्टीपल इम्प्यूटेशन। आई होप इस ये समझ में आ गया होगा। तो अच्छा, कोड और देख लेते हैं, कोड हम लोग मिस कर रहे हैं। डेटा से ट्रीट करते हैं। आइरिस डेटा सेट है इसमें,
हमारी नैन वैल्यू नहीं दिख रही क्योंकि ज़ीरो वैल्यू है, तो ज़ीरो को नैन से पहले हम लोगों ने रिप्लेस किया, ठीक है, जैसे कि कल हम लोगों ने देखा था। तो अब हमारी नैन वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है। अब इनमें हम लोग रिप्लेसमेंट करेंगे। तो उसके लिए एस के लर्न से इम्प्यूट मॉड्यूल को इम्पोर्ट करेंगे और उसके अंदर हमारा के एन एन इम्प्यूटर है। तो के एन एन इम्प्यूटर यहाँ से इम्पोर्ट करेंगे और यहाँ पर नियरेस्ट नेबर बताएंगे कितने नियरेस्ट नेबर होने चाहिए। तो यहाँ पर हम 5 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, जितना चाहे उतना दे सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है, डेटा पे डिपेंड करता है। ये नियरेस्ट नेबर कैसे चूज़ किया जाता है इसके बारे में हम लोग क्लस्टरिंग में पढ़ेंगे, कैसे हम लोग बेस्ट नियरेस्ट नेबर चूज़ करेंगे, है ना। तो उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इम्प्यूटेशन करेंगे कैसे। जो भी हमारा मॉडल है, मॉडल को पहले फिट ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो इम्प्यूटर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, और किसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है, डेटा फ्रेम को, ठीक है। और फिर कॉलम्स इक्वल्स टू डी एफ डॉट कॉलम्स, मतलब ये कहाँ से आया, ये इसके लिए डेटा फ्रेम के लिए, क्योंकि ये जो डेटा सेट रिटर्न करके देगा वो एरे टाइप का होगा, उसको हम लोग डेटा फ्रेम में टाइप कास्ट कर रहे हैं और उसके कॉलम इक्वल्स टू डी एफ डॉट कॉलम्स कर दे रहे हैं, ठीक है। और अब देखते हैं डीएफ में कोई नैन वैल्यू है, तो अब किसी में भी हमारी कोई नैन वैल्यू यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से के एन एन का इम्प्यूटेशन करते हैं हम लोग, सॉरी के एन एन के थ्रू इम्प्यूटेशन करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट इम्प्यूटेशन एल्गोरिथम है वो है मल्टीपल इम्प्यूटेशन, ठीक। के एन एन में आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक चीज़ और जो कि आप लोग का असाइनमेंट है, आज का असाइनमेंट है कि अब तक जितने भी इम्प्यूटेशन हम लोगों ने देखे हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल डेटा सेट पे इम्प्यूटेशन किया है हम लोगों ने। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो इम्प्यूटेशन किया वो न्यूमेरिकल डेटा सेट पे इम्प्यूटेशन किया, कैटेगरिकल पे अभी तक इम्प्यूटेशन नहीं किया, है ना। तो आपको कैटेगरिकल डेटा सेट पे इम्प्यूटेशन करना है, कैसे करना है वो हम बता दे रहे हैं। इन जनरल जो रिग्रेशन टेक्निक है उसमें आप लोग नहीं, उसके अलावा और बाकी सबसे इम्प्यूटेशन कर सकते हैं, ठीक है, रिग्रेशन नहीं अप्लाई होगा। जो के नियरेस्ट नेबर है और जो क्या कहते हैं, जो हमारे कोई कांस्टेंट क्लास से रिप्लेसमेंट हो गया, ठीक है। वो दो मेथड जो हैं उनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कैटेगरिकल क्लास का इम्प्यूटेशन कर सकते हैं। जैसे के नियरेस्ट नेबर की बात करें, के नियरेस्ट नेबर में न्यूमेरिकल डेटा सेट पे ही काम करता है, सॉरी, के नियरेस्ट नेबर जो जिसके के एन एन इम्प्यूटर के फिर से बोलते हैं कि एनएन इम्प्यूटर जो है वो न्यूमेरिकल डेटा सेट पे ही काम करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो कैटेगरिकल डेटा है उसको न्यूमेरिक डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। जैसे सपोज दो कैटेगरी हैं, जैसे कैट, डॉग, फिर कैट, फिर कैट, फिर डॉग। तो सबको क्या करना पड़ेगा, डेटा सेट से सबको एक वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। जैसे कैट को जीरो बोल दिया और डॉग को 1, ठीक है, कैट को 0, डॉग, कैट 0, डॉग को 1। तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू सबको असाइन करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग के एन एन इम्प्यूटर यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये काम करने लगा के एन एन इम्प्यूटर। रिग्रेशन के केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो कोई भी, जैसे देखो, जब के एन एन इम्प्यूटर जब करोगे यूज़ तो उस केस में हमें कोई फ्लोट वैल्यू मिलने का चांस नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब रिग्रेशन का यूज़ करोगे तो उस केस में हमें कुछ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मिलने के चांस है। तो हम लोग रिग्रेशन का यूज़ करके कैटेगरिकल डेटा सेट को इम्प्यूट नहीं कर सकते, बट केएनएन का यूज़ करके हम लोग डेटा सेट को इम्प्यूट कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस आइदर जीरो होगी या तो वन होगी, है ना। तो जो इम्प्यूटेशन होगा तो हमारा क्या होगा, वन या जीरो का हम लोग एवरेज लेंगे, तो वन और जीरो का अगर एवरेज भी लेंगे तो क्या होगा, वन या टू, इस तरीके से होगा, है ना। तो उस केस में हमारा मोस्टली चांस होगा जीरो और वन ही मिलने का। तो जो भी इम्प्यूटेशन करने के बाद जो भी वैल्यू प्रिडिक्ट होके आएगी वो या आइदर जीरो होगी या तो वन होगी। तो जीरो और वन के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, कैटेगरिकल डेटा सेट को मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब इम्प्यूट कर सकते हैं।
चाहे वो एक दो कैटेगरी हो, चाहे तीन सपोज एक और कैटेगरी है जैसे एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट के केस में, ठीक है, एलिफेंट के केस में इसको सपोज मान लेते हैं 3 दे दिया। ठीक है, तो सॉरी 3 नहीं, अभी 2 बचा हुआ तो 2 दे दिए। हाँ, तो एलिफेंट के केस में हमने 2 दे दिया, और अगर सपोज एक और कोई कैटेगरी आ जाती है उसको हम लोग 3 दे देंगे, 4 दे देंगे, इस तरीके से हम लोग काम करते रहेंगे, है ना? समझ रहे हो ना? तो जितनी भी कैटेगरीज होंगी सबको एक न्यूमेरिक वैल्यू से मैप करेंगे और फिर के एन एन इम्प्यूटर के पास भेजेंगे। ठीक है, तो के एन एन इम्प्यूटर हमारा कुछ या तो जीरो, मतलब जितनी भी कैटेगरीज होंगी उन कैटेगरी में से कोई एक वैल्यू हमें रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो उसके थ्रू इम्प्यूटेशन करना है, और ये होमवर्क है, आप लोगों को देखना है इसको। कोई एक डेटा सेट अब आप लोग को खुद खोजना है जिसमें कैटेगरिकल फीचर में नैन वैल्यू है। उस नैन वैल्यू में सॉरी उस फीचर में फिर आपको के एन एन इम्प्यूटर के थ्रू इम्प्यूटेशन करना है। तो आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट है मल्टीपल इम्प्यूटेशन, उसको देखते हैं ये क्या चीज़ है।